Hello everyone, welcome back to Sun Classes. I am Sampath Modak and I am talking about Geography of class 10. I think this video will help you to solve all the questions in your board of class 10 examination. So I am teaching this chapter in English as well as in Hindi medium. Okay, यानी कोई अगर हिंदी मीडियम में भी है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर इंग्लिश मीडियम में है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको इस तरह से चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ कि आप चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, दोनों के लिए अच्छी तरह से समझाकर मैं बता दूंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के बारे में एकदम डिटेल में बता दिया जाएगा। किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको इस वीडियो से ही पूछा जाएगा, इस वीडियो के अलावा आपको कहीं से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारा चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस चैनल पर कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है संसाधन एवं विकास, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संसाधन क्या है, व्हाट इज रिसोर्सेज, है ना। रिसोर्स क्या है तो इसका एक सिंपल डिफिनेशन है। सोचिए कि हम लोग घर में, हमको प्यास लगा, हम धूप से आए, हमको प्यास लगा तो मुझे क्या चाहिए प्यास मिटाने के लिए, हमारे जो प्यास में क्या आवश्यक चीज़ है, पानी चाहिए। तो वो एक रिसोर्स हुआ। हमको कहीं जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, वो एक रिसोर्स हुआ। ठीक है। अब हमको नहाना है, उसके लिए क्या चाहिए, तो पानी चाहिए। खाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो भोजन चाहिए। ठीक है। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो नीड्स हैं, ठीक है, उसको जो फुलफिल करता है उसी को हम लोग रिसोर्स कहते हैं। तो संसाधन की परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं कि हमारे आसपास के वो सारे साधन, वे सारी वस्तुएं, वे सारे चीज़, वे सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे नीड को, जो हमारी आवश्यकता को पूरी करता हो, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, संसाधन कहते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब कि जो भी हमारा आवश्यकता को पूरी करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती है। तो वो सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरी करने में प्रयुक्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। इसको बनाने में क्या हो सकता है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी है जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, संसाधन कहते हैं। जैसे कि हम एक सोना का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। सोना मिट्टी में या अयस्क के रूप में या बालू में या कहीं भी पड़ा हुआ रहता है तो वो हम सोना नहीं है। जब उसको हम लोग वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, लेकिन जब उसको क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी का यूज करते हुए, ठीक है, उसको सोने के रूप में ढाल देते हैं। ठीक है ना, उसको गहना बना लेते हैं, उसको सोना प्राप्त कर लेते हैं उस अयस्क से, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, रिसोर्स हो जाता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित होती है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। संसाधन मानव या क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव स्वयं जो है वो भी एक तरह का संसाधन है। ठीक है। तो संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, मानव। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, है ना। तो जो भी हमारे इन्वायरमेंट में जो भी मैटर्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्स में चेंज करते हैं, रिसोर्स में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का जो विवरण है हम लोग अलग तरह से पढ़ सकते हैं। संसाधन को अलग अलग तरह से बांट सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्वता के आधार पर, है ना, विकास के स्तर के आधार पर। तो अलग अलग आधार पर हम लोग संसाधन को कैसे बांटते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे उत्पत्ति। ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर क्या होगा, तो जैव संसाधन होगा और अजैव संसाधन होगा। तो जैव और अजैव के बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से बचपन से पढ़े आ रहे हैं। जैव मतलब वो चीज़ जिसमें जीवन होती है, जो सांस लेती है, जो चलती है, जिसमें वृद्धि होता है ना, वो होता है क्या, जैव संसाधन। ठीक है। और अजैव मतलब निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं होता है, वो सारे क्या हुआ, अजैव संसाधन हुआ। तो उत्पत्ति के आधार पर क्या हुआ, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब बात करेंगे हम लोग समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर इसको हम लोग दो तरह से बांट सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी कि
नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य रिन्यूएबल, मतलब जिसको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि नवीकरणीय योग्य संसाधन। तो उसका एग्जांपल हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो जैसे पानी है, ठीक है, हवा है, ये सब क्या है, जो सूरज का सनलाइट है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है, रिन्यू होता है, मतलब कुछ समय के बाद फिर से हमको मिलता है, ये बिल्कुल खत्म होने वाला संसाधन नहीं है, ठीक है, एक रूप में दूसरे रूप में चेंज होता है। ये सारे क्या होता है, नवीकरणीय। लेकिन अनवीकरणीय योग्य संसाधन मतलब नॉन रिन्यूएबल, मतलब उसको फिर रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब है कि कुछ समय के बाद वो संसाधन खत्म होने वाली है, समाप्त हो जाने वाली है। वो संसाधन हमें अगर उसका सही तरीके से उपयोग ना करे तो वो संसाधन मुझे कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, कुछ 100 सालों बाद, 1000 साल बाद वो संसाधन समाप्त हो जाएंगे। उसको हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाद में डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मतलब क्या, कि वो जो रिसोर्स है, वो जो संसाधन है, वो किसका है, ठीक है ना, जो संसाधन है वो क्या है, वो किसका है, ये हो गया स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब उसका स्वामी कौन है, ठीक है, उसका मालिक कौन है। तो वो क्या हो सकता है, व्यक्तिगत मतलब मेरा या आपका, ठीक है, सामुदायिक मतलब कुछ समूह के लोगों का, ठीक है, एक पूरा गांव का, एक पूरा पंचायत का, एक पूरा समूह का, एक पूरा जाति का, ऐसा सामुदायिक हो गया। फिर राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति जो होता है, जैसे नदी हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, है ना, ये सारे जो होते हैं ये क्या होता है, राष्ट्रीय संपत्ति होता है, ठीक है। सड़क हो गया, रेलवे हो गया, सब क्या राष्ट्रीय संपत्ति, तो राष्ट्रीय संसाधन हुआ। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि क्या होता है, महासागर, ठीक है, महासागर क्या हुआ, हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हुआ। मतलब महासागर का उपयोग हम भी करते हैं, अमेरिका भी करता है, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, ठीक है। तो वो हुआ मेरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए बना हुआ संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय हित का उसमें होता है, अंतर्राष्ट्रीय हित, अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, वो हो गया मेरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद आता है विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर संभावी, मतलब संभावना है कि वो संसाधन हो सकता है। विकसित भंडार और संचित कोष, विकसित मतलब कोई चीज को हम डेवलप कर चुके हैं, उसको संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में डेवलप कर चुके हैं। और संचित कोष मतलब अभी जो है, लेकिन अभी वो संसाधन के रूप में डेवलप नहीं हो पाया है, ठीक है, तो हो गया मेरा क्या, संचित कोष। तो सारे चीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसी में आप लोग मत सोचिएगा कि ये हो गया मेरा, बस इतना ही बताएंगे सर, ऐसा नहीं है। एक एक टॉपिक को हम लोग एक एक रिसोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देख के आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो अच्छा बोलिए, अगर कोई डाउट हो तो बोलिए कि ये डाउट है, मुझे क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको फिर से एक बार याद करा देते हैं। नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन होगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और साथ ही साथ प्रेस ब्लैक आइकॉन, बेल आइकॉन, ठीक है, बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दीजिए। प्लीज प्रेस बेल आइकॉन ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए बात करते हैं संसाधन का। जो ये जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये फ्लो चार्ट जो है बहुत ही अच्छा है, इसमें समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो संसाधन को सबसे पहले बांटा है दो तरह से, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय संसाधन। तो देखिए प्राकृतिक मतलब नेचुरल, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है, और मानवीय संसाधन मतलब होता है आर्टिफिशियल रिसोर्सेस, मतलब मानव ने खुद जिसे बनाया है, ठीक है। तो प्राकृतिक मतलब जो हमें सीधा सीधी प्रकृति से मिला है, जो हमें सीधा नेचर से मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन को देखिए हम यहाँ दो भाग में बांटे हैं। ये जो प्राकृतिक संसाधन है इसे सबसे पहले हम लोग दो भाग में बांटे हैं। एक क्या बांटे हैं, एक नवीकरण योग्य संसाधन और दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन। क्या बांटे हैं, एक नवीकरण योग्य संसाधन है और दूसरा अनवीकरण योग्य संसाधन है। हम नवीकरण और अनवीकरण के बारे में ब्रीफली थोड़ा बताएं आपको। फिर नवीकरण को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन जल ये हो गया, ठीक है, जो हमेशा बहता है, प्रवाह चलता है, उसको हम लोग सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन हो गया ना, हवा, जल हो गया, ठीक है। और एक जैव मतलब इसमें प्राकृतिक वनस्पति भी आता है और वन्य जीव भी आता है। ये क्या होगा, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति में वन होगा, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हमारे क्या है, नवीकरण संसाधन के जैव संसाधन के रूप में आ गया, ठीक है। और उसके बाद ये अनवीकरण योग्य संसाधन जो था, इसको भी दो भाग में बांटा गया। इसको दो भाग में बांटा गया कैसे, एक होता है पुनः चक्रीय, जैसे कि धातु, एक होता है अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन।
पुनः चक्रीय, इसे नवीकरण मत समझिए, पुनः चक्रीय मतलब उसको पुनः चक्रण करते हैं, ठीक है। जैसे कि लोहा है या तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का बर्तन मेरे पास है, कुछ देर बाद वो एल्यूमिनियम का बर्तन क्या होता है, उसमें छेद हो जाता है या तो मुड़ जाता है या कुछ उसमें हो जाता है जिसके कारण वो उपयोग के लायक नहीं होता है। तो उसको क्या करते हैं, फिर से जो कबाड़ वाला या एल्यूमिनियम वाला आता है वो ले जाता है और उसे फिर से फैक्ट्री में ले जाके फिर से उसे दूसरे शेप दे दिया जाता है। उसको कहते हैं पुनः चक्रीय अनवीकरण योग्य संसाधन। जैसे कि कोई धातु हो गया, चाहे वो लोहा हो, एल्यूमिनियम हो, तांबा हो, ये सारा। और उसके बाद अचक्रीय मतलब जिसका फिर से पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला एक बार जल जाने के बाद उसको फिर से पुनः चक्रण करते हैं क्या, नहीं होता है ना। लकड़ी एक बार जल गया, ठीक है, उसको फिर से पुनः चक्रण करते हैं क्या। पेट्रोल एक बार जल गया, उसका पुनः चक्रण हो सकता है क्या, नहीं। तो सारे जीवाश्म ईंधन जो भी है, ठीक है, वो मेरा अचक्रीय हो गया, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग कैसे फ्लो चार्ट में देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संसाधन दो तरह का, नवीकरण, अनवीकरण। नवीकरण में क्या हो गया, एक सतत और दूसरा जैव। सतत प्रवाह मतलब जो बहने वाला है, जैसे पवन हो गया, जल हो गया। जैव संसाधन में क्या आता है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ठीक है। अब अनवीकरण योग वाला बात करेंगे तो अनवीकरण को दो भाग में बांटते हैं, एक होता है पुनः चक्रीय, एक होता है अचक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब जिसको हम लोग पुनः चक्रण कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि धातु हो गया, कोई भी धातु को हम पुनः चक्रण कर सकते हैं। और अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन, ठीक है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब मेरा अचक्रीय हो गया। और दूसरा है क्या, मानवीय। मानवीय में दो तरह का होता है, संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता, ठीक है। संरचना और संस्था, ठीक है, जो हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, संरचना ये हुआ, ठीक है, और संस्था इंस्टीट्यूशंस। और दूसरा क्या हुआ, मात्रा एवं गुणवत्ता। ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक करके संसाधन के बारे में। तो संसाधन के प्रकार हम लोग क्या बोले थे, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन हम बात कर चुके थे पहले भी, है ना, कि जीव मंडल से प्राप्ति होती है जैव संसाधन का, है ना। इसका मतलब उसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सारा क्या होगा, जैव संसाधन, मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन वैसे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो निर्जीव वस्तु से, चट्टान हो गया, धातु हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होगा, ये मेरा अजैव संसाधन कहलाएगा, मतलब जिसमें कोई जीवन नहीं है, ठीक है। जैसे आप जो आपको प्यास लगा था, ठीक है, आप पानी पिए, वो पानी भी एक संसाधन है, दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स, ओके, दैट इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, बट दैट हैज नो लाइफ, ओके, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ जैव संसाधन, इट इज अ अजैव संसाधन। ये अजैव संसाधन है, जैव संसाधन नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग समाप्यता। समाप्यता की हम लोग बात करेंगे, मतलब उसका समाप्ति होगा या नहीं होगा। तो उसमें दो भाग में बांटे थे, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात किए थे कि वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है और रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाता है, ठीक है। इसे रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सौर ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा, जल, वन जीवन, इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में भी विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है ना। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे कि धातुएं पुनः चक्रीय होती है और कुछ संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन ये क्या होती है, अचक्रीय होती है। फिर हम लोग बात करेंगे स्वामित्व के आधार पर। तो ये सारे चीज हम लोग बात कर चुके थे, है ना। जैसे व्यक्तिगत संसाधन, मतलब कोई निजी व्यक्ति के स्वामित्व में भी जो संसाधन होता है उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि किसान के पास सरकार द्वारा आवंटित कुछ भूमि का टुकड़ा है ना, बदले में वो सरकार को लगान चुकाते हैं, तो वो भूमि का टुकड़ा उस किसान के लिए क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन हो गया। आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, वो गाड़ी आपका अपना है, आप अपने खरीदे हैं, ठीक है, शोरूम से लाए हैं, तो वो गाड़ी आपके लिए क्या होगा, निजी संसाधन हुआ, ठीक है। एक घर बना है, वो अपना है, वो आपका निजी संसाधन हुआ। एक कुआं है जो अपना है, एक तालाब है, चारागाह है, ठीक है, ये सारा आपका अगर अपना है, किसी का अपना है, अपने परिवार के संसाधन है, तो ये सारा मेरा क्या हुआ, अपना स्वामी उसका मैं हूँ, उसका मालिक मैं हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत संसाधन हुआ, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, व्यक्तिगत संसाधन हुआ,
तो व्यक्तिगत के बाद हम लोग क्या बात किए थे, सामुदायिक स्वामित्व वाले, मतलब ऐसे संसाधन है ना समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे कि गांव में कोई चारण भूमि है या तो स्मशान है, ठीक है, तालाब है, ठीक है, उसमें गांव के सभी लोग उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, उसमें सभी लोग वो संसाधन सभी लोगों का है गांव के, ठीक है, एक समुदाय के, ठीक है। तो वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। जैसे शहर में, नगर में आप देखेंगे सार्वजनिक पार्क होता है, पिकनिक स्थल होता है, स्विमिंग पूल होता है, खेल का मैदान होता है, ये सारा मेरा क्या होता है, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। अब नेशनल है ना, नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन, तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे जो संसाधन है, ऑल रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द कंट्री इज नेशनल रिसोर्सेज, उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कह सकते हैं। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़क, नहर, रेल लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेत में बनी हुई है, ठीक है। शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है और वे भूमि को अधिग्रहण करते हैं। उसके बदले जो भी मुआवजा होती है वो किसान को दी जाती है, चाहे हम लोग जैसे रोड बनाते हैं, ठीक है, या रेलवे का लाइन ले जाना है, या पाइपलाइन ले जाना है, या तो नहर बनाना है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ क्या सरकार वो सारे अपने तो रखा नहीं था, वो तो किसान को दे दिया गया, उसके बदले किसान से हम लोग सरकार टैक्स लेती है, ठीक है, कर लेती है। लेकिन जब सरकार को है ना, जब सरकार को जनहित में कोई काम करना है तो वही जमीन को सरकार अधिग्रहण करती है और उसके बदले उन किसानों को जो भी नियमानुसार मुआवजा दी जाती है और उसे अधिग्रहण करके उसमें हम लोग जो भी काम करना होता है, सड़क, नहर, रेल लाइन, ये सारे हम लोग बिछाते हैं। तो सारे खनिज पदार्थ जैसे जल संसाधन हुआ, वन हुआ, वन्य जीव होगा, राजनीतिक सीमा के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र, वह इसमें पाए जाने वाले जो संसाधन है वो राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्र की संपदा है, अर्थात वो राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। तो ये नेशनल जो रिसोर्सेस है उसके बारे में हम लोग जाने। तो एक पॉइंट तो एक लाइन में क्लियर है कि जितने भी हमारे देश में जितने भी संसाधन है वो सारे राष्ट्रीय संसाधन हैं। अब बात करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी यानी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का एकल अधिकार नहीं होता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है ना। उसे हम लोग कहते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है, क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तल हटी में से मैंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करेंगे। चलिए हम लोग बात करेंगे विकास के स्तर के आधार पर। संभावी संसाधन है ना, और क्या था, विकसित संसाधन और भंडार, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे संभावी, वे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। संभावी माने संभावना है, ठीक है, लेकिन अभी उसका उपयोग हम लोग पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। अभी तक उसको हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं, किसके रूप में, रिसोर्स के रूप में फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, संभावी संसाधन, ठीक है, प्रोबेबल रिसोर्सेज। अब है डेवलप रिसोर्सेज, विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब वैसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है और उनका उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, उसे हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करती है। फिर उसके बाद आता है मेरा क्या, पर्यावरण भंडार, तो भंडार यानी पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के यानी उपयुक्त टेक्नोलॉजी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, उसे हम लोग भंडार में शामिल करते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे पास अभी टेक्नोलॉजी है नहीं तो हम समुद्र के जो खारे पानी है उसको भी हम पीने योग्य पानी बना सकते हैं,
ठीक है, अगर हमारे पास वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी हो तो वो हमारा क्या हुआ, भंडार हुआ। ग्लेशियर में जो बर्फ है उसे हम लोग पीने योग्य पानी बना सकते हैं। इफ़ आई हैव द प्रॉपर टेक्नोलॉजी, ठीक है, हमारे पास उपयुक्त अगर प्रौद्योगिकी होगा तो हम उसे भी पानी बना सकते हैं। ठीक है, जल दो गैसों जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक का ज्ञान अभी नहीं है। जल क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से हम लोग एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वी हैव नॉट द प्रॉपर टेक्नोलॉजी टू सेपरेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सो दैट वी कैन यूज हाइड्रोजन एज ए स्पेशल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बट वी हैव नॉट द प्रॉपर टेक्नोलॉजी नाउ। ठीक है, हम लोग डेवलप करेंगे तो हो सकता है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं संचित कोष का। तो यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। क्या है, भंडार का हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से क्या कहते हैं हम लोग कि संचित कोष जो है यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। जैसे कि नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है, पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष हैं, जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है ना। बांध में जो संचित कोष है, इनका उपयोग भी हम लोग भविष्य में क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो नया टॉपिक बताने जा रहे हैं वो टॉपिक है संसाधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम लोग अभी तक हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे, है ना। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है ना, प्रकृति की वरदान है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है, जिससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। ठीक है, संसाधन का अंधाधुंध उपयोग के कारण हमको बहुत सारा समस्या हो गया है। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास, है ना, ये सब समस्या पैदा हो रहा है कि कुछ व्यक्ति इतना लालच है, ठीक है, उस लालच के कारण संसाधनों का ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे संसाधन खत्म होने जा रहे हैं। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बट गए हैं। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, कि हमारा जो विश्व है, पूरा विश्व का बात करते हैं, सिर्फ हमारा देश का बात नहीं करते हैं। अभी एकदम दो अलग हिस्से में बट रहा है हमारा समाज। कुछ लोग, हम अगर देखेंगे अपना भारत में ही, तो हमको लगता है कि कुछ 100 या कुछ हजार लोगों के पास ही पूरा देश का 90% संपत्ति है, 90% संसाधन को वो यूज करता है, लेकिन बाकी लोग जो है वो संसाधन विहीन है, जिसे हम लोग बीपीएल कैटेगरी में रख चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं संसाधन के बारे में। तो मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधन का वर्तमान दोहन जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। हमारी अर्थ जो है, हमारी धरती माता जो है ना, उसका भी जो भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। हम लोग देख रहे हैं ना, अभी इतना ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी तो कभी बहुत ज़्यादा ठंडा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट में जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह इतना ज़्यादा जला जा रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जा रही है कि सूरज का जो प्रकाश है वो आती तो है धरती पर, लेकिन वो वापस पुनः पूरी तरह से नहीं रिटर्न आ पाती है, वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो हमारा क्या होता है, पृथ्वी गर्म होने लगता है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसका चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधन का उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। किस तरह हम लोग ऐसे संसाधन का उपयोग करेंगे ताकि हमारा इन्वायरमेंट को, हमारा पर्यावरण को, हमारा पृथ्वी को कोई इफेक्ट ना पड़े। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? तो सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ होता है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, यानी कि विदाउट हार्म टू द इन्वायरमेंट, माना हम अपना इन्वायरमेंट को, हम अपना पर्यावरण को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाए बिना अगर हम संसाधन का विकास करते हैं, उसका उपयोग करते हैं,
तो ही उसे हम लोग सतत पोषणीय विकास कर सकते हैं। इससे हमारा भविष्य, हमारा पर्यावरण का भविष्य, हमारा पृथ्वी का भविष्य और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सब कुछ सुरक्षित रह सकती है। विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना करके नहीं किया जा सकता है। आज हम सारे संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, हम पॉल्यूशन के बारे में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कल हमारे बच्चे या उनके बच्चे या उनके बच्चे इस पृथ्वी पर रह नहीं पाएंगे। इस पृथ्वी में इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह का इफेक्ट होगा, हो सकता है कि सारे ग्लेशियर गल जाए और पूरा पृथ्वी जलमग्न हो जाए। ठीक है, इसी के लिए हम लोग रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 हुआ था। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में। ठीक है, कब? 1992 में। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे अंडरलाइन कर लिया जाए कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसे नोट कॉपी में आप नोट कर लीजिए। इसमें 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष वहाँ शामिल हुए थे। ठीक है, और सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ही किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए रियो डी जेनेरियो का एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया, है ना? क्या? एजेंडा 21। अब बात करेंगे एजेंडा 21 के बारे में कि एजेंडा 21 है क्या। तो यह एक घोषणा मात्र है जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन यूएनसीईडी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है, अर्थात यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ठीक है, तो अब हम लोग ये संसाधन के विकास के बारे में बात कर लिए। उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो टॉपिक होगा, अगला जो टॉपिक होगा संसाधन नियोजन। इसके बारे में मैं अगला वीडियो दूंगा, संसाधन नियोजन। उसका बाकी जितने भी टॉपिक बचा हुआ है सारे टॉपिक को मैं इस चैप्टर के क्लियर करूंगा। तो फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसमें जो भी वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उस वीडियो का फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद उठा सकेंगे। दोस्तों, मैं क्लास 10th, 9th, 8th, साथ साथ 11th, 12th और पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन और साथ ही साथ हम कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन का भी वीडियो इस चैनल में देते रहेंगे। अगर आप हमको मेरा साथ दें, आप मेरा वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि मेरा भी ऊर्जा बने रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जोहार।